फर्स्ट में लिखो क्रिटिकल वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, क्रिटिकल वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, तो फर्स्ट में लिखो क्रिटिकल वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। सेकंड में लिखो इफ मास ऑफ बॉडी इज 4 kg, if mass of body is 4 kg, then find tension in string at lowest point, then find tension in string at lowest point। सही है? चलो बनाओ फटाफट, बना के आंसर बताओ। अब देखो आप दूसरा चीज स्टार्ट कर दिए, चैट सेक्शन वाला क्वेश्चन बाद में देख लेगा, कुछ कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट का आंसर बोलो। 10 मीटर पर सेकेंड। कंफर्म? नहीं टेंशन का बता रहे हैं ना, टेंशन का फिर 600। ठीक है 600। मास कितना दिए थे? मास तो 10 kg। नहीं मास कितना दिए थे क्वेश्चन में? 4 ना? 4 दिए थे। मास 4 ही दिए थे ना? यस सर। वो सर हम 10 लिख दिए, सॉरी सर। यस सर 240 अटेंशन। आ गया सबका? यस सर। लोएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी कितना आया? सर 10 मीटर पर सेकंड। हां सर 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है चलिए मेरा क्वेश्चन है ना, अगले लेवल का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट, ध्यान से। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि कोई एक बॉडी है जो इस वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इस वर्टिकल सर्कल का रेडियस है आपका 2 मीटर। तो लोएस्ट पॉइंट पे उसका क्रिटिकल वेलोसिटी at lowest point, that critical velocity is root under 5 rg, root under 5 r के जगह पे 2g के जगह पे 10। after solving this your critical velocity is 10 meter per second, critical velocity is 10 meter per second। is this clear? ठीक। और फिर आप टेंशन निकालें जब लोएस्ट पॉइंट पे, तो एज यूजुअल पहले ही से डिस्कस था 6 mg, 6 टाइम्स ऑफ 4 into 10, to 40 न्यूटन। ठीक है 240 न्यूटन। इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखो मान लो जैसे हम लोग के पास यहाँ पे जो बॉडी का वेलोसिटी है v, क्वेश्चन का थर्ड हिस्सा कहता है कि अगर बॉडी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ना हो के बॉडी का वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो, देन फाइंड पोजीशन where string becomes slack। अगर वेलोसिटी 8
मीटर पर सेकेंड हो तो तुमको वो पोजीशन निकालना है, तुमको वो एंगल फाइंड आउट करना है जहां उसका स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। अब हम एक और डाटा निकालना चाहते हैं और हम निकालना चाहते हैं b इक्वल्स टू रूट अंडर 2rg। आपको याद है 2rg क्यों निकाल रहे हैं? 2r का वैल्यू 2 और g का वैल्यू 10, रूट अंडर 40। रूट अंडर 40 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6.4 के आसपास। क्या आप समझ रहे बात को? अब देखिए आपका क्वेश्चन में जो वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड वो रूट अंडर 5rg से कम है लेकिन रूट अंडर 2rg से बड़ा है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो हुआ क्या, रूट अंडर 2rg से बड़ा है आपका दिया हुआ v लेकिन रूट अंडर 5rg से छोटा है। तो लास्ट एक की कॉपी पे तुम गौर करना, तुमको पता चलता है कि स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक अबव हॉरिजॉन्टल पॉइंट। याद आया आपको? So string will slack above horizontal point। स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल पॉइंट के ऊपर स्लैक करेगा। स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट के ऊपर स्लैक करेगा। मान लो ये थीटा एंगल पे स्लैक करता है, ओके, थीटा एंगल पे। तो जरा गौर करना, हम लोग का काम है यहाँ पे एक वेलोसिटी होगा v2। मान लो यहाँ v1 है, v1 तुम्हारे क्वेश्चन में 8 मीटर पर सेकेंड है। v2 स्ट्रिंग इस पॉइंट p इस पॉइंट q पे स्लैक हो रहा है, ठीक है। तो मेरा काम है सबसे पहले वहां पे कुछ सोचना, वो समझना। अभी आपको एक एक लाइन यहाँ देखना होगा, समझना होगा। लेट q इज द पॉइंट, let q is point, let q is point, q वो पॉइंट। जरा गौर करना, समझना। ये रेडियस है r, क्या यहां से यहां तक है ये थीटा है, तो क्या ये r sin थीटा है और ये वैल्यू r है। पहले हम यहाँ का v2 का एक इक्वेशन निकालेंगे। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन p एंड q। p पॉइंट और q पॉइंट के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। p पॉइंट और q पॉइंट के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। एनर्जी एट p विल बी इक्वल टू एनर्जी एट q। अब एनर्जी एट p आप इसी को ले लीजिए रेफरेंस लेवल, तो सोचिए एनर्जी एट p जब आप लिखने जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन जब आप q पे पहुंच रहे हैं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर। बोलो सही है? यस सर। सब मेन कैंसिल 2 से मल्टीप्लाई, तो कैन बी राइट दैट कि v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस v2 स्क्वायर। थोड़ा डाटा पुट कर लेते हैं। v1 का वैल्यू 8 था, 2g, h का वैल्यू r प्लस r sin थीटा है और प्लस v2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो इट इज 64 इज इक्वल टू 2g r 1 प्लस sin थीटा और प्लस v2 का स्क्वायर। सही जा रहा है? यस सर। ठीक। अब जरा सोचो कि क्या इस एक इक्वेशन से कभी आप दो वेरिएबल निकाल पाएंगे? इसमें दो वेरिएबल है, एक थीटा भी वेरिएबल है, v2 भी वेरिएबल है। बोलो सही है? सही है जी। तो आपको एक दूसरा इक्वेशन चाहिए। अब दूसरा इक्वेशन में देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की तरफ लग रहा है mg, नीचे की तरफ लग रहा है mg
ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो इधर की तरफ हुआ mg का साइन थीटा। और क्या ये mg साइन थीटा mv स्क्वायर बाई r को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंशन तो जीरो है ना। क्या आपको पता चला कि उस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा? आपको पता चला कि उस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा? हाँ, क्यों जीरो होगा? क्यों जीरो होगा उस पॉइंट पे? स्ट्रिंग स्लैक कर जा रहा है, स्ट्रिंग बिकम स्लैक। ओके, स्ट्रिंग ढीला पड़ गया, और स्ट्रिंग ढीला पड़ गया इसका मतलब टेंशन बिकम्स जीरो। सो टेंशन जीरो होने का मतलब है कि अंदर वाला mg sin थीटा mv स्क्वायर बाय r के बराबर। सिंस टेंशन एट q इज इक्वल्स टू जीरो, तो जो mg sin थीटा है वो mv स्क्वायर बाय r के बराबर। m से m कैंसिल, तो जहां आपका v2 का स्क्वायर है, आप चाहेंगे तो rg sin थीटा लिख दीजिए। अब देखिए यहां, तो क्या ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया? 64 इज इक्वल्स टू 40 1 प्लस साइन थीटा और प्लस v स्क्वायर की जगह पे rg sin थीटा। कैलकुलेशन 64 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 40 sin थीटा और प्लस 2 इंटू 10 sin थीटा। 60 में से 40 गया 20, इधर देखो 40 sin थीटा प्लस 20 sin थीटा इज 60 sin थीटा। तो क्या हमारे sin थीटा का वैल्यू 1/3 आया? यस सर। तो 1/3 sin थीटा 1/3, थीटा इज sin inverse 1/3. This is the angle at which string becomes slack. This is the angle at which string becomes slack. Is this clear? यस सर। यस सर। इतना नोट कर लो, फिर और आगे ऐड करेंगे। इतना नोट कर लो पहले इसमें, फिर और आगे ऐड करेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लेना फिर। हो गया सभी का? यस सर हो। ठीक, चलो इधर वाला थोड़ा रफ कर। So you get a sin theta. Sin theta will be equals to 24/60. ठीक है ना? 6/15 बोलो या 2/5। चल sin थीटा। अच्छा, ये सोच के बताना कि इसके बाद ही बॉडी कैसे मूव करता है। हाँ, प्रोजेक्टाइल। उसके बाद ये बॉडी मूव करता है लाइक प्रोजेक्टाइल। तो यहां से ये बॉडी है ना ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह गिरेगा। ओके, प्रोजेक्टाइल। अब उस प्रोजेक्टाइल के लिए थोड़ा यहां से थोड़ा कैलकुलेशन दे दो। ये आपको v2 चाहिए ना उसके लिए। और देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना कि जो आप साइन थीटा निकाल चुके हैं, साइन थीटा आ गया है 2/5, उस साइन थीटा को यहां प्लस करके v2 निकाल लीजिए।
और प्रोजेक्टाइल में अगर हमको एंगल मिल जाए और वेलोसिटी मिल जाए तो हमको हर चीज मिल जाती है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन वन पे जाते हैं। 64 is equals to 41 plus sin theta, and sin theta can be written as 2 by 5 और plus v2 का स्क्वायर। So it is 64 is equals to 40 into 7 by 5 और plus v2 का स्क्वायर। So 64 is equals to 5 से ये कटा 8 7 प्लस v2 का स्क्वायर, ये इधर क्या 8 आएगा ना, तो v2 is actually under root 8 meter per second. Is this clear? तो आपका ये वेलोसिटी हो गया रूट अंडर 8, आपका ये एंगल मिल गया, तो क्या यहां से आप प्रोजेक्टाइल की तरह बाकी सब चीज निकाल सकते हैं? बोलो बोलो, समझा? हम बोले आपको वेलोसिटी मिल गया और एंगल भी आपको मिल गया यहाँ पर, तो आप प्रोजेक्टाइल की तरह यहाँ से जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप बना के निकाल लीजिएगा ना। हाँ सर। ठीक, नोट करो इतना बस ये। हाँ, कोलिजन एक फेनोमेनन है, कोलिजन एक घटना है। कोलिजन एक फेनोमेनन है, कोलिजन एक घटना है जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है। जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है, और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है, दे एक्सर्ट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी बड़ा फोर्स लगाता है, एंड ड्यू टू दैट फोर्स, उस फोर्स को आप इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। इंपल्स आप पढ़े ना? एंड ड्यू टू दैट इंपल्सिव फोर्स, देयर काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम विल बी चेंज्ड। उनका काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का वैल्यू चेंज कर जाता है। दैट पर्टिकुलर फेनोमेनन इज कॉल्ड कोलिजन। कोलिजन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, and during that short interval of time they exert a very large force on each other. दोनों एक दूसरे पे काफी बड़ा फोर्स एक दूसरे पे लगाता है, and due to that force their linear momentum and kinetic energy will change. This whole phenomenon is collectively known as collision. Is this clear? Yes sir. लिखो इसका definition लिखो। Definition में लिखना, that phenomenon in which two bodies comes in contact with each other, two bodies comes in contact with each other for very short interval of time. सर कौन के बाद क्या बोले? Comes in contact with each other, comes in contact with each other for very short interval of time, for very short interval of time, and during this they exert a very large force on each other. During this they exert a very large force on each other,
and due to that force their linear momentum and kinetic energy will be changed. Their linear momentum and kinetic energy will be changed. And sir, and due to this force, their linear momentum and kinetic energy changes. Linear momentum and kinetic energy changes. ठीक है? yes sir. सबसे पहले अभी हम आपको डिस्कस कराएंगे स्प्रिंग कोलिजन के बारे में. फिगर्स पे ध्यान देना. मान लो हम लोगों के पास ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m1 और यहाँ एक ब्लॉक है मास है m2. स्प्रिंग कांस्टेंट है k. अभी ये ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है u1 वेलोसिटी से और ये ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है u2 से. u1 इज ग्रेटर देन u2. u1 जो है वो u2 से बड़ा है. देन m1 will comes in contact with spring. क्या सही है? देखो भाई, पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा है, पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा, आगे वाले का कम है, तो धीरे धीरे आके स्प्रिंग को टच करेगा. फिर उसके बाद स्प्रिंग को दबाएगा. मतलब देखो अगला फिगर. एक क्षण ऐसा आएगा कि m1 स्प्रिंग को दबा रहा होगा. m1 स्प्रिंग को दबा रहा होगा. याद रखना इसका वेलोसिटी था राइट, इसका वेलोसिटी था राइट. लेकिन जब स्प्रिंग दबा है तो क्या ये स्प्रिंग m1 को लेफ्ट की तरफ पुश करेगा और m2 को राइट की तरफ? सोच के सही है ना? अब इस फोर्स का डायरेक्शन देखो. ये फोर्स इस वेलोसिटी के अपोजिट में है, ये फोर्स इस वेलोसिटी के अपोजिट में है, जिसको कम करेगा. जो ज्यादा था उसको कम करेगा. और ये फोर्स इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो ये जो कम था उसको बढ़ाएगा. ओके? यस सर. Due to spring force, u1 decreases but u2 increases. तो ऐसे समझना ना कि पहले u1 यहां था, इतना ज्यादा था, और u2 यहां था. अब फोर्स ऐसे लग रहा है कि जो ज्यादा वेलोसिटी था उसको कम कर रहा है और जो कम था उसको बढ़ा रहा. तो एक समय आएगा दोनों बराबर हो जाएगा. हाँ सर. थर्ड फिगर. After some time, they start moving with same velocity. थोड़ी देर के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा. ये मास m1, ये मास m2, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, जब दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से मूव करने लगता है,
जब दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से मूव करता है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, देन compression or elongation in spring is maximum. कंप्रेशन बोलो या इलॉन्गेशन बोलो, स्प्रिंग का उस समय मैक्सिमम होता है जब दोनों का वेलोसिटी कैसा हो जाता है, सेम। जब दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ सेम वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है, जब दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ सेम वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है, उस समय कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स मैक्सिमम। इज दिस क्लियर? यस सर। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, जब दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से मूव करता है, सेम वेलोसिटी कहने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा, ओके। जब दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से मूव करता है, देन कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम, ओके। यस सर। अभी भी हाँ आवाज क्लियर नहीं आई है सर। थर्ड वाले केस में सर वो नहीं समझ आ रहा कि फिर मैक्सिमम कैसे हो गया सर, कंप्रेशन और एलोंगेशन सर। ये पीछे वाले का एक वेलोसिटी लिख लो 8 और ये आगे वाले का वेलोसिटी लिख लो 5। ये 8 जब आगे बढ़ रहा था, ये 5 था, तो जब तक इसका वेलोसिटी कम रहेगा तब तक तो ये स्प्रिंग दबता जाएगा ना। यस सर। फिर ये 8 से घट के 6 हुआ, ये 5 से बढ़ के 6 हुआ, तो जब दोनों 6 से चल रहा तो उस समय तो स्प्रिंग को जितना दबना था दब चुका है ना। हाँ सर। उसके बाद फिर ये 6 से बढ़ जाएगा, 6 से जैसे ये 7 होगा तो अब देखो स्प्रिंग का कंप्रेशन अभी मैक्सिमम था, अब तो घटने लगा ना कंप्रेशन। यस सर। यस सर। समझे जिनका डाउट था? हाँ सर। तो कंप्रेशन या एलोंगेशन उस समय मैक्सिमम होगा जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए। अब देखो फोर्थ, अभी भी स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस वेलोसिटी को u1 के वेलोसिटी को अपोजिंग कर रहा है और u2 को बढ़ा रहा है। देख पहले u1 यहां था, u2 यहां था, दोनों अभी बराबर हुआ, अभी भी काम बना नहीं है। अभी भी जो घट रहा था उसको और घटाएगा, जो बढ़ रहा था उसको बढ़ाएगा, तो दोनों अलग हो जाएगा। कॉमन वेलोसिटी तक दोनों दबा, उसके बाद ये और बढ़ गया और ये घट गया, तो ये तो अलग हो जाएगा ना। हाँ सर। Still velocity of m1 decreases but velocity of m2 increases. So थोड़ी देर के बाद ये m1 ये m2 आगे गया v2 से, m1 पीछे रह गया v1 से, अब v1 से बड़ा है v2, दोनों ब्लॉक अलग है। पूरा कॉन्सेप्ट समझो, शुरुआत में ये बड़ा था, फिर स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगना स्टार्ट किया कि इसको घटाते गया, इक्वल किया, इक्वल से भी घटा के कम कर दिया। दोनों ब्लॉक आया, एक दूसरे से टकराया, आया, एक दूसरे से टकराया, फिर दोनों अलग हो गए। बोलो सही है? चारों फिगर बनाओ, चारों फिगर। अब देखिए इसमें कभी भी कोई भी अननोन निकालना पड़े तो आप दो कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करके आप इसमें कोई भी अननोन निकाल सकते हैं। To find any unknown,
we can use first conservation of energy, second conservation of linear momentum between any two points. कोई भी दो पॉइंट ले लो, पॉइंट 1 ले लो, पॉइंट 2 ले लो, पॉइंट 3 ले लो, पॉइंट 4, आप उसके बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखो इसमें खास केस होता है टू फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, कंप्रेशन मैक्सिमम वाला बहुत खास होता है। ए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जरा देखना सबसे पहला फिगर देखो, क्या हम लोग मोमेंटम को m1 u1 प्लस m2 u2 लिख सकते हैं? और जब कंप्रेशन मैक्सिमम हुआ है तो क्या m1 में भी v और m2 में भी v लिख सकते हैं? बोलो सही है? बोलो बोलो, समझा? यस सर। सबको नहीं समझा लग रहा है? समझ गए सर। बस एक चीज और समझ लीजिएगा ध्यान से, वेलोसिटी मस्ट बी इन वेक्टर फॉर्म, मतलब आई कैप जे कैप का फुल यूज करना है। और अगर इसी केस में लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो शुरुआत का एनर्जी है हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर और फाइनल एनर्जी है हाफ m1 v स्क्वायर हाफ m2 v स्क्वायर और प्लस हाफ के x स्क्वायर। वो सही है? नहीं समझा? क्या यहां स्प्रिंग दबा हुआ, क्या यहां स्प्रिंग दबा हुआ है? यस सर। अरे यार यहां स्प्रिंग कहां दबा हुआ है? यहां तो स्प्रिंग खुला हुआ है। नो सर। तो यहां केवल काइनेटिक एनर्जी, केवल काइनेटिक एनर्जी, ओके। लेकिन जब तुम मैक्सिमम कंप्रेशन का बात कर रहा है तो कंप्रेस है ना, स्प्रिंग तो दबा हुआ है ना। यस हाँ सर। सर। तो काइनेटिक के साथ साथ स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो सही है? हाँ सर। तो इन दोनों को यूज कीजिएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप आराम से बना लेंगे, ओके। सर बोलो। सर इसका पिक लेके भेज दीजिए ना सर, अक्षर दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो वैसे हो गया मेरा काम, समझ में आया कॉन्सेप्ट? हम अभी लेके पिक भेज दे रहे हैं, कोई इशू नहीं। यस सर। हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। ठीक है ठीक है, चलिए तो बस आज इतना ही रखते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल्स पे काम कीजिए, अगले दिन आपका जो डाउट रहेगा पहले बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग कंटिन्यू न्यूमेरिकल बनाते रहिए, हाँ। और आई होप सो आपको टॉपिक समझ में आया है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना किसी का?